हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जिसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे होंगे और इसके साथ ही साथ नीट में आए हुए पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू भी देख रहे होंगे जो एनसीईआरटी की लाइनों से आए हुए हैं। मैं आपको इंश्योर करूंगा कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे मार्क लाइन के अलावा आएगा। तो खुद पे भरोसा बनाए रखिए, मेरे पे भरोसा बनाए रखिए और चलिए सीखना शुरू करते हैं। चैप्टर थर्ड में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इसमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ ही साथ नीट में आए हुए पिछले 10 सालों के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सीखने से पहले या चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से लेकर और यहाँ तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नीट के एग्जाम में आया है एक्सेप्ट अमीनो सिंथेसिस, क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म है। इसके पहले जितनी भी बातें हैं आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में समझाया गया है, जिससे आप ये समझ पाएँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है और हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे बात कर पाएँ। तो अभी हम पॉपुलेशन ग्रोथ को समझ रहे होंगे, साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग को समझ रहे होंगे, और जब पॉपुलेशन ग्रोथ हम समझ जाएंगे तो हम देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करते हैं और कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को देख रहे होंगे, जहां से इन एक्चुअल नीट में क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ाया जाएगा ये बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है बट नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ is a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. पूरे वर्ल्ड में इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग इनिशिएट किया था 1951 में। इसके साथ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है। इसके साथ ही ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हैं गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब से अमीनोसिंथेसिस पे कंप्लीट बैन नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है। मतलब अमीनोसिंथेसिस से आप जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक कर सकते हैं, बाकी जो फीटस है वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है इसको देख सकते हैं, लेकिन अमीनोसिंथेसिस टेक्निक से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, जिससे कि बढ़ते हुए फीमेल फोर्टिसाइड को रोका जा सके। इसके साथ साथ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाए गए जिससे बेटर सोसाइटी डेवलप की जा सके। इन अमीनोसिंथेसिस मतलब इस अमीनोसिंथेसिस में क्या होता है, कैसे करते हैं अमीनोसिंथेसिस, इसको समझते हैं। फीटस के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है उसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और इस अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस की कुछ सेल होती हैं और उन सेल्स के अंदर वही प्रॉपर्टी होती है जो फीटस के अंदर प्रॉपर्टी होती है। यानी फीटस को अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उन सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स उस जेनेटिक डिसऑर्डर को भी शो कर रहे होंगे, और इससे हम फीटस वाले स्टेज पर ही ये जान सकते हैं कि इस फीटस को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कि नहीं है, या फिर ये फीटस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं इन अमीनोसिंथेसिस सम ऑफ द अमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर टेस्ट कर सकते हैं इसको समझते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, फिर है हीमोफीलिया, अगला है सिकल सेल एनीमिया, एंड लास्ट में इससे हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये फीटस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हालांकि ये आगे आने वाला है सहेली के बारे में जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, बट इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दी गई है कि सहेली अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वॉज डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की।
हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नीट में आपके नहीं आने वाला है, बट समझते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ताकि हम ये सोच पाएँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी है और फिर हम कंट्रासेप्टिव मेथड को समझ पाए, जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है और एक हेल्दी स्टेबल सोसाइटी बनाई जा सकती है। तो समझते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 19th सेंचुरी के अप्रॉक्स 2 बिलियन थी, वो 6 बिलियन के अप्रॉक्स पहुंच गई 20th सेंचुरी में, और 2011 में ये 7.2 बिलियन के अप्रॉक्स हो गई। सिमिलर ट्रेंड्स इंडिया के अंदर भी देखने को मिला। हमारी पॉपुलेशन जो हमारे इंडिपेंडेंस पे यानी 1947 में 350 मिलियंस थी, वो 20 सेंचुरी आते आते 1 बिलियन के अप्रॉक्स हो गई, और मई 2011 में ये 1.2 बिलियन क्रॉस कर गई। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR), as well as an increase in number of people in reproductive age are probable reasons for this। यानी इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन का रीज़न जो है वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इनमें डिक्लाइनेशन है। यानी पहले जो मदर्स प्रेग्नेंट होती थी वो उनकी डेथ ज़्यादा होती थी, जो इन्फेंट होते थे उनकी डेथ भी ज़्यादा होती थी, ये अब पहले से कम हो गई है, इसमें डिक्लाइनेशन देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव एज के पीपल्स हमारे कंट्री में, और बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो इनके नंबर्स भी इंक्रीज हो गए हैं ड्यू टू हेल्दी इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अगर 2011 के सेंसस रिपोर्ट की माने तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये आ सकता है ये लेस देन 2% है। अब इसमें खेल कर सकते हैं, ये लेस देन 1% है, लेस देन 2% है, या फिर ग्रेटर देन 2% है। तो आपको ध्यान देना है ये लेस देन 2% है, यानी हर 1000 लोग एक साल में 20 नए प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्रोथ रेट अलार्मिंग ग्रोथ रेट है और इससे बचना जरूरी है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ मेथड्स को देखते हैं, कुछ स्लोगन्स देखते हैं, और बाद में देख रहे होंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मतलब छोटी फैमिली को मोटिवेट करना है कि आप अपनी फैमिली को कैसे छोटा रख सकते हैं और कैसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ स्लोगन्स भी दिए गए, जैसे कि हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। जो कपल्स अर्बन एरिया में रहते हैं उनको वन चाइल्ड नॉर्म के बारे में समझाया गया। साथ ही साथ स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स, मतलब कानूनी रूप से जो फीमेल्स हैं उनकी मैरिज की एज 18 साल कर दी गई, और वहीं जो मेल्स हैं इनकी एज 21 ईयर्स कर दी गई। साथ ही साथ जो फैमिली छोटी रहेंगी इनको इंसेंटिव देने की भी बात कही गई, जिससे कि हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सके। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को समझने वाले हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको समझते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव कितने तरीके के होते हैं इसको समझ रहे होंगे, और फिर ये चैप्टर इनफर्टिलिटी टॉपिक को कंप्लीट करते करते खत्म हो रहा होगा। तो देखते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको कहते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इसके साथ साथ ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, एंड नो आर लिस्ट साइड इफ़ेक्ट, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट या तो ना हो या तो फिर कम होने चाहिए। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव, और सेक्सुअल ड्राइव में भी इसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहला मेथड हम देखते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये काम करता है अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब ये ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करता है, रोकता है। इसमें 3 मेथड हम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें पहला है पीरियोडिक अबिस्टेंस, दूसरा है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया कि जो विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस है ये नेचुरल मेथड है कि नहीं है, और हम जानते हैं ये नेचुरल मेथड का एग्जाम्पल है। और थर्ड पढ़ते हैं लैक्टेशनल एमिन्यूरिया। बहुत आसान है नेचुरल मेथड, समझते हैं क्या है पीरियोडिक अबिस्टेंस। कपल्स अवॉइड करते हैं क्वाइटस फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवल्यूशन कुड बी एक्सपेक्टेड। हम जानते हैं ओवल्यूशन 14वें दिन होता है, तो 14वें दिन के आगे 2 दिन बढ़ा लो
और उसके पीछे 2 दिन घटा लो, उस पीरियड को अगर हम छोड़ दें तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नील होते हैं। और 10 to 17 डेज को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं। तो अगर क्वाइटस 10 to 17 डेज को अवॉइड करके होता है देन फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होंगे और प्रेगनेंसी को अवॉइड करा जा सकता है। बात करते हैं विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस की, तो इसमें मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है वजाइना से इजैकुलेशन के पहले, जिससे कि सीमेन के अंदर जो स्पर्म है वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर ना जा पाए और फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जा सके। बात करते हैं लैक्टेशनल एमिन्यूरिया की। लैक्टेशनल एमिन्यूरिया बच्चों को समझ में नहीं आती है, बट बहुत इजी वे में समझाते हैं कि डिलीवरी के बाद यानी पार्चुरेशन के बाद जो फीमेल है उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन हाई रहता है। ये हाई प्रोलैक्टिन हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, जिससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाते हैं और FSH LH इंटीरियर पिट्यूटरी कम बनाती है। जब FSH LH कम बनते हैं तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होती है और पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी कोई भी ओवम हर महीने रिलीज नहीं हो रहा होगा और ऐसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। ये डिलीवरी के 6 महीने बाद तक फंक्शनल होता है, मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक इससे हम प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं लैक्टेशनल एमिन्यूरिया। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवल्यूशन and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition, मतलब पार्चुरेशन के बाद जब इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होगा यानी मदर अपने बेबी को फीड कर रही होगी, उस टाइम पे ओवल्यूशन नहीं होता है, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, यानी कि जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती रहेगी चाइल्ड को, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग नील होंगे। दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग बाय पार्चुरेशन, यानी पार्चुरेशन के बाद ये मेथड 6 महीने तक ही मैक्सिमम फंक्शनल रह सकता है। बात करें साइड इफेक्ट की नेचुरल मेथड के, तो ये ऑलमोस्ट नील होते हैं, लेकिन इनके फेलर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सेकेंड मेथड हम पढ़ते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को हम प्रिवेंट कर देते हैं फिजिकली मीटिंग से विद द हेल्प ऑफ बैरियर, मतलब इसमें फिजिकली हम ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। बैरियर मेथड में पहला पढ़ते हैं कॉन्डम के बारे में, जो कि बैरियर है और ये कवर करता है पेनिस को इन केस ऑफ मेल एंड वजाइना एंड सर्विक्स इन केस ऑफ फीमेल जस्ट बिफोर द क्वाइटस, सो दैट इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब कॉन्डम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, जिससे कि हम अवॉइड कर सकें मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम। कॉन्डम्स के एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं जो यूज़र को प्रोटेक्ट कर रहा होता है STI, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से और एड्स से। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड thereby gives privacy to the users. Diaphragm, cervical caps and walls are the barriers inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. ये कुछ फीमेल कॉन्डम्स के एग्जाम्पल्स हैं जो फीमेल यूज़ कर सकती हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रोक सकती हैं, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कराया जा सकता है। डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्स रीयूजेबल होते हैं। इनको स्पर्मेसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम के साथ यूज़ करके कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, मतलब प्रेगनेंसी को ज़्यादा तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। अगले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो यूटेरस के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं। यूटेरस के अंदर डिवाइस को इंसर्ट करना है तो इसको लगाने के लिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस की नीड होती है, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूटेरस थ्रू वजाइना। अब ये आईयूडीज कितने टाइप की होती हैं देखते हैं। पहली है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप।
कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एग्जाम्पल होता है CuT, Cu7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो कि 3 बार पूछा जा चुका है, प्रोजेस्टासल्ट एंड LNG-20। आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, ये नीट में 2 बार पूछा जा चुका है। मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस फेगोसाइटोसिस स्पर्म की बढ़ा देती हैं यूटेरस के अंदर। बात करें कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। मतलब कॉपर आयंस जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से रिलीज होते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी हैम्पर कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज वाला नीट में 2 बार पूछा जा चुका है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब ऐसी आयोडीज जो हार्मोन रिलीज करती हैं, ये यूटेरस को अनसुटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स को होस्टाइल कर देती हैं स्पर्म के लिए। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आयोडीज को हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कंसीडर करते हैं फॉर द फीमेल हु वांट डिले प्रेगनेंसी एंड आर स्पेस चिल्ड्रेन। जो फीमेल प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या चिल्ड्रेंस के बीच में स्पेस रखना चाहती हैं, उनके लिए आयोडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडियाज क्या है? आयोडीज है। मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आयोडीज होता है। बात करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें स्मॉल डोज होता है या तो प्रोजेस्ट्रोजन का या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन का। इसको फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं और इनको हम पॉपुलरली पिल्स कहते हैं। पिल्स को डेली लेना पड़ता है और पिल्स 21 दिन तक लिए जाते हैं। मतलब वो गैप जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, उसको छोड़ के जितने भी दिन बचते हैं, हर दिन पिल्स लिए जाते हैं। यानी 7 दिन का गैप होता है। इस गैप के अलावा जो भी दिन होते हैं, सभी दिन पिल्स लिए जाते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन होती है, उसको छोड़ के जो भी दिन बचते हैं, उन दिनों पिल्स ली जाती है। हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है। 21 दिन ये और 7 दिन ये, 28 दिन। इन 7 दिन को हटा दिया जाए तो बचे हुए 21 दिन पिल्स ली जाती है। अब पिल्स करती क्या है समझते हैं। दे इनहिबिट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन। पहली बात तो ये कि ये ओवल्यूशन को रोक देगी, और अगर गलती से ओवल्यूशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन को रोक देगी। मतलब दूसरे लेवल पे चेक करेगी। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। और तीसरा लेवल ये है कि सर्विकल म्यूकस को ये थिक कर देती है, जिससे एंट्री रिटार्ड हो जाती है स्पर्म की। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। जो पिल्स है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इनके साइड इफेक्ट्स लगभग कम होते हैं। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, जिसको वंस अ वीक लिया जाता है। सहेली के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो नॉन स्टेरॉयडल होता है, पहली बात। दूसरी बात, सहेली वंस अ वीक पील होती है, 1 हफ्ते में 1 बार लिया जाता है। और ये CDRI लखनऊ के द्वारा बनाई गई थी। ये नीट 2023 में आ चुका है। बात करते हैं इम्प्लांट्स की। प्रोजेस्ट्रोजन एलोन आर इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन आर इम्प्लांट अंडर द स्किन। मतलब प्रोजेस्ट्रॉन को अकेले या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर इम्प्लांट्स के फॉर्म में जो स्किन के अंडर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। इनके जो मोड ऑफ एक्शन है ये सिमिलर होते हैं पिल्स के, क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन भी पिल्स के सिमिलर ही है। तो क्या अलग होता है पिल्स से? देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। मतलब पिल्स से जो इसका इफेक्टिव पीरियड है वो लंबा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन आर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर आयोडीज विद इन 72 hours of coitus has been found to be very effective as an emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। मतलब क्या है कि या तो प्रोजेस्ट्रोजन दे दो या फिर
प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन दे दो या कोई भी इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो, अगर 72 घंटे के अंदर कोइटस की यूज़ करते हैं तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिले कर सकती है और इसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स के जैसे यूज़ करते हैं। ये रेप के केस में या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में यूज़ की जा सकती है। बात करते हैं लास्ट मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव सर्जिकल मेथड की, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये एक टर्मिनल मेथड होता है। टर्मिनल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता है, इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर को मेल में हम वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है, मेल के अंदर वैसेक्टोमी को कट करके टाइट किया जाता है और वहीं फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina। ये जो टेक्निक्स हैं, जो सर्जिकल मेथड है, ये हाईली इफेक्टिव होते हैं बट इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। ये क्वेश्चंस नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। नीट 2021 से पीएमटी 2014, नीट फर्स्ट 2016, नीट सेकेंड 2016, मतलब मल्टीपल टाइम्स ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखते हैं क्या है वैसेक्टोमी। हमें पता है टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। ये स्पर्म्स ट्रांसफ़र होके जाते हैं और पेनिस के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। तो स्पर्म्स का पाथवे वास डिफरेंसेस से होके जाता है। वास डिफरेंसेस को कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म का पाथवे इनहिबिट हो जाता है और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। वहीं ट्यूबेक्टोमी के केस में हमें पता है एग सेल यहाँ से होके आती है फैलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का वेट कर रही होती है। स्पर्म इंसेमिनेट होने के बाद इधर से आ रहा होता है, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे कि एग यहाँ से इधर ना आ पाए और स्पर्म यहाँ से इधर ना पहुँच पाए और ऐसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी की। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जो फीटस है उसको फुली डेवलप होने से पहले ही टर्मिनेट कर देना इंटेंशनली और वॉलेंटरी कहलाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। नियरली 45 to 50 मिलियंस MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती हैं एक साल के अंदर। ये कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट होता है, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। यानी एक साल में जितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती हैं उसके 1/5 पार्ट का इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are to check indiscriminate and illegal female foeticide, मतलब जिससे हम भेदभाव को रोक सकें और फीमेल फोर्टिसाइड जो इलीगल तरीके से कराई जाती है उसको भी रोका जा सके। MTP क्यों ज़रूरी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीगलाइज की है, समझते हैं। तो MTP इसलिए ज़रूरी है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके, जो या तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से हुई हो या फेलर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस आर रेप। यानी रेप या क्वाइटस के दौरान अगर कंट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाते हैं और उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है जो कि अनडिजायरेबल है, तो उसको टर्मिनेट कराने के लिए MTPs लीगल करे गए। प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस आर बोथ। अगर प्रेगनेंसी हार्मफुल है मदर के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए, तो उस कंडीशन में भी MTP प्रीफर की जा सकती है। MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब पहले के 3 महीनों में MTPs सेफ होती है, यानी पहले 12 हफ्तों में MTPs सेफ होगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। आगे के 3 महीने यानी 3 महीने से लेके 6 महीने जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है उसमें एबॉर्शन रिस्कियर होता है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 में लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें यह बताया गया कि अगर प्रेगनेंसी 3 महीने से कम की है
तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एक डॉक्टर की एडवाइस की नीड होगी। और अगर प्रेगनेंसी 3 महीने से ज़्यादा की है और 6 महीने से कम की है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी 2 डॉक्टर की एडवाइस की नीड होगी। इसके साथ एमटीपी 2 केसेस में परफॉर्म की जा सकती है, या तो प्रेग्नेंट वीमेन के लाइफ को रिस्क हो या फिर जो चाइल्ड बर्न होने वाला है उसके लाइफ को रिस्क हो, तो वहाँ पे एमटीपीज परफॉर्म की जा सकती है। बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की यानी एसटीआईज। इसको हम पहले एसटीडीज कहते थे, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते थे, लेकिन डिजीज़ सुन के लोगों को घबराहट होती थी, इसलिए इसके नाम को करेक्ट करके इन्फेक्शन कर दिया गया। Infections are diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections. STIs are venereal diseases or reproductive tract infections. इसके एग्जाम्पल्स नीट में 2 बार पूछे जा चुके हैं, तो कौन होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के एग्जाम्पल्स, ये आपको याद रखना होगा। पहला है गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स और ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और लास्ट में एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जैसे इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द fetus too, except for hepatitis B, genital herpes एंड HIV इन्फेक्शन। मतलब इन तीनों डिजीज़ को छोड़ के कौन कौन सी? हेपेटाइटिस बी, इसको याद कर लेना है क्योंकि नीट में ये 2 बार पूछा जा चुका है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, HIV इन्फेक्शन, ये तीनों फेटल होते हैं, मतलब ये क्यूरेबल नहीं है। इनको छोड़ के जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है अगर इनको स्टार्टिंग में डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो समझते हैं, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। ये नीट में 2 बार पूछा जा चुका है। Early symptoms of most of these are minor and includes itching, fluid discharge, slight pain, swelling। मतलब जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनके अर्ली सिम्टम्स लगभग कॉमन होते हैं, जिसमें ईचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है और स्वेलिंग है। Infected female may often be asymptomatic and hence may remains undetected for long। मतलब फीमेल के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत दिन तक असिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब विजिबल्स नहीं होते हैं। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, इससे बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, PID, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी। कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी और कैंसर भी हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चांसेस 15 से लेके 24 साल वाले लोगों में ज़्यादा है, जिस एज ग्रुप में हम बिलोंग करते हैं। देयर इज़ नो रीजन्स टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिजर्वेशन पॉसिबल है, प्रिवेंट किया जा सकता है, आपको बचाया जा सकता है। कुछ बेसिक गाइडलाइन जो आप फॉलो करके STIs को अवॉइड कर सकते हैं। पहला है अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विथ इन्फेक्शन। बात करते हैं लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी के बिना ये चैप्टर अधूरा है क्योंकि हम जानते हैं हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनफर्टाइल है। इनफर्टिलिटी के केस में हम ज़्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं फीमेल को, बट हमेशा ये सही नहीं होता है। जो प्रॉब्लम्स है वो मेल के अंदर भी लाई कर सकती है। हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं आर्ट के थ्रू, समझते हैं इनफर्टिलिटी को क्योर कैसे कर सकते हैं और एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। The couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive techniques arts। आर्ट्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
समझने से पहले आप सिंपल समझ जाओ कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई भी रिएक्शन कराते हैं वो इन विट्रो होगी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई रिएक्शन कराते हैं तो वो इन विवो होगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IVF कहते हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कराते हैं लेकिन कंडीशन सिमिलर होती है बॉडी के जैसे ही। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब जब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराएंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऐसे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं इसको समझते हैं। ओवा यानी ओवम या एग सेल को कलेक्ट कर लेते हैं वाइफ से या फिर डोनर फीमेल से। स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं हस्बैंड से या फिर डोनर मेल से, और इसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, मतलब जाइगोट माइटोसिस करके जो सेल बनाता है उन सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं। अगर अभी तक आप पिछले चैप्टर की वीडियो रिवाइज नहीं किए हैं तो अब जाके उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो जाइगोट सेल डिवीज़न करता है और इनिशियल सेल डिवीज़न के बाद जो सेल के नंबर होते हैं वो अगर 8 से कम है तो उनको हम ब्लास्टोमियर तो कहते ही हैं, लेकिन उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और ये नीट में 3 बार पूछा जा चुका है। अगर एम्ब्रियो के अंदर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर बन चुके हैं तब अब इसको हम फैलोपियन ट्यूब के जगह यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT। Embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the female also could be used for such transfers to assist those female who cannot conceive। मतलब कुछ फीमेल ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं बट ओवम का फॉर्मेशन करती हैं, तो उनके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने देते हैं, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब हम क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को उस फीमेल के अंदर से कलेक्ट कर लेते हैं और सेरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये इन विवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फीमेल के अंदर ही हुआ है। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ये भी एक्चुअल में इन विवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है जिसमें हम डोनर फीमेल से ओवम लेते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं उस फीमेल के जो ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है बट उसके अंदर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रेजेंट है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI को देखते हैं जिसमें हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर और फर्टिलाइजेशन होता है। इनफर्टिलिटी के 2 मेन रीजंस हैं, या तो मेल पार्टनर इनएबल है, इनेबिलिटी है उसके अंदर इंसेमिनेशन की, या फिर उसके स्पर्म काउंट्स कम है इजैकुलेशन में, सीमेन में। इसको करेक्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या फिर हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है या तो वजाइना में और इनटू द यूटेरस, जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। मतलब हेल्दी डोनर से या फिर हस्बैंड से स्पर्म को लेते हैं और इंसेमिनेट कर देते हैं आर्टिफिशियली वजाइना के अंदर या फिर यूटेरस के अंदर। अगर स्पर्म यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो इसको हम IUI कहते हैं, मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर छोटा है, डेटा ज़्यादा है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करिए। और ये एक रिवीजन लेक्चर ही था, कंप्लीट लेक्चर नहीं है जिसमें इन डिटेल आपको समझाया जा सके, सबका लॉजिक समझाया जा सके। लेकिन हाँ, आपने पूरे साल अगर मेहनत की है, अच्छे से तैयारी की है, तो आप इस रिवीजन से नीट में और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए आगे की और वीडियोस के लिए जिसमें हम कंप्लीट नीट में आने वाली बायोलॉजी को देख रहे होंगे। इसके साथ ही क्लास 12th के बोर्ड में आने वाले कंप्लीट चैप्टर्स को भी कवर कर रहे होंगे। डेली एक वीडियोस के साथ हम रिवाइज कर रहे होंगे। धन्यवाद।